किसानों की आय दोगुनी कैसे हो सकती है? आप एक्सपर्ट हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, और आप बड़ी बड़ी कंपनियों के सलाहकार रहे हैं इस मामले में। तो कैसे हो सकती है, इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके लिए हमें एक नया काम करना पड़ेगा। हमें किसानों के लिए किसानों को फ्री सोलर पैनल्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, जिसके अंदर 5% केवल कंट्रीब्यूशन किसान करें, बाकी 95% गवर्नमेंट से सब्सिडी हो। और सोलर पैनल वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो वो ना केवल विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो, बल्कि शहरों को भी सप्लाई हो, इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई हो, ताकि देश के अंतर्गत क्लीन एनर्जी उपलब्ध हो। जो फॉसिल फ्यूल है उससे हम बच पाएँ, और इससे काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो इस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट करने में जाता है वो भी बचेगा। और हमारा जो इस समय डॉलर जो है अप्रॉक्सीमेटली 90 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, और तो उसमें भी कुछ फ़ायदा होगा। और देश के अंतर्गत किसानों की आमदनी भी, अभी तक किसानों को केवल आमदनी जो होती है वो खेती के जो सामान तैयार करते हैं उससे होती है, मगर जो बिजली तैयार होगी वो उनसे खरीदी जाएगी, तो उससे उनकी इनकम दुगनी और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और इसके अंदर कोई भी मौसम का रोल नहीं होगा, कि जैसे कि कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो किसानों की फसल खराब हो जाती है, तो उनकी आमदनी कम हो जाती है। तो ये क्योंकि सोलर एनर्जी भारत के अंदर धूप काफ़ी है, तो उसको हम टैप करें। कुछ जो इसके अलावा हमारे जो तटवर्ती इलाके हैं समुद्र के किनारे, वहाँ हम विंड एनर्जी को भी टैप कर सकते हैं, तो क्लीन एनर्जी तैयार करने के हब हो सकते हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, तो किस तरीके से कूटनीति का इस्तेमाल भारत को करना चाहिए, और किस तरीके से जो व्यापारिक संबंध हैं भारत और बांग्लादेश के, तो वो कैसे इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बांग्लादेश की समस्या मानव निर्मित है। इसके लिए हमें केवल करना ये है कि हमें बांग्लादेश में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल मतलब यहाँ से जो जाता है कॉटन वगैरह, वो इंडिया से जाता है, तो उसको अगर हम नियंत्रित कर पाएँ, साथ में एनर्जी बिजली भी यहीं से खरीदते हो, तो उसको भी अगर नियंत्रित कर पाएँ, तो हम बांग्लादेश को पे ज़्यादा अच्छा रहेगा बनस्पत किसी मिलिट्री एक्शन के। तो उससे उनको हम थोड़ा सा पॉलिसी में सुधार लाने में ज़्यादा संभव हो पाएगा आर्थिक उपायों से। तो एक्सपोर्ट भी वहाँ काफ़ी मजबूत बताया जाता है कि एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो काफ़ी मजबूत है। जो गारमेंट्स का जो कार्य है वो कैसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है? देखिए, कारण क्या है कि बांग्लादेश में हमारे यहाँ मिनिमम वेज एक्ट होने के कारण, हालांकि हमारे पास अपना जो रॉ मटेरियल भी अपना है, तो उसके कारण हमारा जो रेडीमेड गारमेंट्स है कुछ कॉस्टली ज़्यादा हो गए। अब बांग्लादेश में उन्होंने जो है 12 घंटे 14 घंटे के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ वेजेस बहुत कमती है, इसलिए उनका माल सस्ता हो गया और हमारा माल थोड़ा महंगा हो गया। तो पहले तो इंडिया से टॉप पर था, अब बांग्लादेश टॉप पर हो गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में। तो इसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ मजदूरों की संख्या कमती की जाए, मगर कोई सब्सिडी स्कीम हो सकती है जो कि जिसके अंदर जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उनको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाए, तो यहाँ भारत अच्छी तरीके से नंबर 1 पोजीशन में आ सकता है इंटरनेशनली। आपका परिचय? आपका परिचय?
मुझे देखिए लोकेश गुप्ता कहते हैं और मैं जो हूँ एक्चुअली लगभग 45 साल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइन के अंदर एडवाइज़र हूँ और उसमें कमोडिटी एक्सपोर्ट ही नहीं, सर्विसेज एक्सपोर्ट भी है और प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट भी है। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में मैंने सरकारी प्रतिष्ठान जैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड है, यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन है, उसमें वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट को भी कंसल्टेंसी दी है और मैंने कोशिश ये की है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रतिस्पर्धा करनी है तो उसके लिए आवश्यक कार्य है कि हम लोग जो हैं हमारा जो कीमतें हैं वो न्यूनतम हों। तो उसके लिए मैं सतत प्रयास करता रहता हूँ कि हमारे उद्योगों की और सेवाओं की कीमतें कमती हों, उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनका उपयोग करके और हम लोग अपनी लागत मूल्य कमती करें तो उसके अंदर मैं सहायता करता हूँ और जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको उनका एडवाइज़र के तौर पे काम करता हूँ।